हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है न्यूमेरिकल्स ऑन कूलॉम्स लॉ पार्ट सेकंड। बच्चों, इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कूलॉम्स लॉ पर। उसके बाद से हमने देखा कि जो इक्विलिब्रियम बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि फिगर बेस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बच्चों, जो आपको समझाया जा रहा है वो बहुत ही सरल तरीके समझाया जा रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन एक एक चीज आप इसको समझ जा रहे हैं। बच्चों, शॉर्टकट जाने से बेहतर है कि एकदम उसको डिटेल में जाने, और उस डिटेल के साथ साथ ये भी मैं बता रहा हूं कि उसको शॉर्ट तरीके से भी कैसे कर सकते हैं। दोनों तरीका बताया जा रहा है। तो अभी आप 12th में आए हैं, तो जो लोग अगर पहले से पढ़ चुके हैं, आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो शॉर्ट देख लें। और जो लोग अभी 12th स्टार्ट किए हैं, अभी जस्ट 12th में आए हैं, उनको तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो वो पूरा वीडियो को बढ़िया से देखें। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो में हम लोग सबसे जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू। इस माइनस क्यू चार्ज पर हमें फोर्स फाइंड करना है, किसकी वजह से? बाय द चार्जेज प्लस क्यू एंड दिस प्लस क्यू। बी और सी पर जो चार्जेज रखे गए उसके वजह से इस पे फोर्स फाइंड करना है। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि किन किन फार्मूले का यूज करना है। बच्चों, इसमें वेक्टर का यूज करना है और इसमें मुख्यतः दो फार्मूले का यूज करना है। पहला ये है कि अगर कोई वेक्टर ए ऐसा है और ये कोई वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है, तो इन दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, पैरेललोग्राम रूल से आपको बताया गया होगा, 11th में इसको पढ़े होंगे, तो कि ये रिजल्टेंट जो आर होता है, ये आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? आर की वैल्यू आप जानते होंगे, आर की वैल्यू आपको बताया गया होगा कि ये आर इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला आपको बताया गया होगा कि इन दोनों वेक्टर की वजह से ये जो इनका रिजल्टेंट है, इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, ये आपको बताया गया होगा। और ये बताया गया कि जो रिजल्टेंट जो पहले वाले वेक्टर से ए से जो एंगल अल्फा बनाता है, तो tan अल्फा कितना होता है? tan अल्फा इक्वल टू आपको बताया गया होगा बी साइन थीटा। बी लेंगे और इस पूरे एंगल का साइन लेंगे, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ये दोनों फार्मूला अगर आपको पता हो तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। और एक कूलॉम्स लॉ का जो फार्मूला है आपको पता ही होगा, क्योंकि इन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, या इसी को हम K कहते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K कहते हैं, K Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। इन फार्मूले का यूज करना है इनको सॉल्व करने के लिए, इन सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए बच्चों, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन्हीं सारे फार्मूले का यूज है इसमें, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, इसके साथ ही बच्चों अगर इसको सॉल्व करना है, हमें यह पता लगाना है कि इस वाले ए पे जो चार्ज माइनस क्यू रखा गया है उस पर ये वाला और ये वाला चार्ज पहले इस फोर्स किधर लगाएगा, उस फोर्स का डायरेक्शन जानना है। तो बच्चों, अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और ये कोई माइनस क्यू चार्ज है, मान लीजिए, तो ये वाला प्लस इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? तो पहले तो हम जानते हैं अपोजिट चार्जेज में बच्चों क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने का मतलब क्या? ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो पूछा जाएगा कि ये प्लस क्यू चार्ज इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इस पे जो प्लस क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा वो अपने तरफ लगाएगा, इधर की तरफ। और यही आपसे ये पूछ दिया जाए बच्चों कि ये माइनस क्यू वाला चार्ज इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये माइनस क्यू इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो आपसे यहां क्या कहा जा रहा है? ये प्लस वाला इस पर किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये जो प्लस वाला जो चार्ज है बच्चों वो इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा प्लस क्यू होगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो ट्रायंगल दिया गया है बच्चों, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखिए, ए इसका साइड यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है, तो अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सबसे पहले हम इसका एंगल देख लेते हैं कि तीनों एंगल कितने हो जाएंगे। ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तीनों एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री पे होते हैं। और ये प्लस क्यू वाला चार्ज इस पे किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है? इस माइनस क्यू वाले पर अपने तरफ लगा रहा है। तो इसको कोई नाम दे दे बच्चों,
ये फोर्स ऑन चार्ज, ये चार्ज ए पर रखा गया है तो फोर्स ऑन चार्ज ए बाई बी, ये बी पर रखा जो चार्ज है उसके द्वारा ए पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इस वाले इधर वाले जो डायरेक्शन इसको दिखाएंगे इसको एफ ए बी लिखा जाएगा। दूसरी बात बच्चों कि ये जो माइनस क्यू पर ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो किधर की तरफ लगाएगा, वो इधर की तरफ लगाएगा और इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे जैसे कि ये आपसे कहा जा रहा है प्लस क्यू इसको अपनी तरफ खींच रहा था, ये प्लस क्यू अपनी तरफ इसको क्या कर रहा था, खींच रहा था, तो ये भी प्लस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और इसको क्या कैसा नाम देंगे, फोर्स ऑन ए, मतलब ए पर रखे चार्ज पर लगने वाला फोर्स किसके द्वारा, सी के द्वारा, तो एफ ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपने फोर्सेस का डायरेक्शन दिखा दिया और दोनों ये वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों के बीच का एंगल पता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों फोर्सेस को निकाल दिया जाए तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वेक्टर मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले यहां पे इसके सॉल्यूशन में हम क्या निकालेंगे, एफ ए बी कितना होगा। अगर फोर्स निकालना है कूलॉम्स लॉ के द्वारा बच्चों तो फॉर्मूला क्या है आपका, के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो आपको के तो हमेशा पता रहेगा 9 × 10⁹, Q1 Q2 और डिस्टेंस पता चल जाए, दो चार्ज पता चल जाए, उनके बीच का डिस्टेंस पता चल जाए तो आप फोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए फोर्स लिखते हैं एफ ए बी, तो यहाँ पे दोनों फोर्सेस क्या, दोनों चार्ज एफ ए बी लिखना है, तो के Q1 कितना है, माइनस क्यू है, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड जब डायरेक्शन दिखा दिया जाता है तो बच्चों ये माइनस साइन नहीं लिया जाता, आपको बताया गया था केवल मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, इस फार्मूले का यूज करते समय केवल मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। तो Q इंटू इस B पर भी कितना चार्ज है, Q, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों, a स्क्वायर, तो एफ ए बी कितना हो गया, K, यहाँ Q दो बार है तो K Q स्क्वायर बटे में a स्क्वायर, इसको हमने लिख लीजिए। अब वैसे ही अगर आपसे ये वाला फोर्स निकालने के लिए कह दिया जाए एफ ए सी तो क्या हो जाएगा के, और यहां पर भी पहला चार्ज Q, माइनस साइन नहीं लेंगे, Q बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a स्क्वायर, a है तो a स्क्वायर लिख दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा के Q स्क्वायर अपान में a स्क्वायर। एक चीज और बच्चों, अगर मान लो कि कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये a है और दूसरा वेक्टर भी a है, मतलब ये दोनों वेक्टर सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, इनका जो ये रिजल्टेंट R होगा, मान लीजिए इनके इसके पहले इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा ना ये बिल्कुल दोनों के बीच में होगा, ये इससे भी कितना डिग्री बनाएगा 30 डिग्री और इससे भी कितना एंगल का बनाएगा 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, दोनों के एकदम बिल्कुल बीचों बीच में होगा। ठीक है, तो इसका भी यूज आगे वाले क्वेश्चन में करना है, क्योंकि अभी ये दोनों फोर्स बराबर आ रहे थे, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए कि इसका वैल्यू जो आया वो कितना आया, के क्यू अपान में ए स्क्वायर आया, इसका भी के क्यू अपान में ए स्क्वायर आया। अगर पूछा जाएगा इसका रिजल्टेंट किधर की तरफ हो जाएगा, तो बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच में इसका क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ, बिल्कुल दोनों के बीचों बीच में। अगर चाहे तो आप इसका क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम रूल से इस फोर्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका जो परिणामी होगा यही तो इसका आपको दिख रहा है, यही तो इसका डायगोनल होगा, इसी के डायरेक्शन में इसका क्या होगा, फोर्स रिजल्टेंट होगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहे इस रिजल्टेंट फोर्स को, तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं और फार्मूले का यूज करके ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो बताइए अंडर रूट में एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी एफ ए सी इंटू कॉस, कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस ए बी, दोनों फोर्स एफ ए बी और एफ ए सी के बीच में ये टोटल एंगल कितना बना, अभी आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल देखा है कि 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहां पर लिख लेंगे। तो एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अभी इसकी वैल्यू एफ ए बी की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, अंडर में इसको बना लेते हैं, कई क्या स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, सेम यही वैल्यू इसका भी आया है के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए एफ ए बी जितना है, एफ ए बी जितना के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है उतना ही एफ ए सी है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसका दो बार दोनों का सेम है, मतलब अगर कहीं 2 × 2 लिखा गया तो 2 स्क्वायर लिखता है ना बच्चों, तो एफ ए बी एफ ए सी सेम है तो हम क्या लिख लेंगे, जो भी इसकी वैल्यू है उसका स्क्वायर लिखेंगे, तो पहले 2 लगा ले इंटू में ये के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, 2 बार है। अब 2 बार लिखने से पहले इसका क्या कर ले, स्क्वायर कर ले, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2, अब इससे ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, आप देखिए एक बार के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, दूसरी बार के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, यहां पर भी 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, एक ही बचा के क्यू स्क्वायर अपॉन में
ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये कितनी बार आया? 3 बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? अंडर रूट 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब बच्चों इसका तो हम अंडर रूट निकाल नहीं सकते हैं, तो इसको हम अंडर रूट 3 ही रहने दें। ये 2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो ये इसके बाहर निकाला जाएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर छूट रहा है, तो ए स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये आपका ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा इन दोनों चार्जेस के द्वारा। इस माइनस क्यू चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है वो इधर की तरफ हो जाएगा। इस ए पहले एफ ए बी से भी ये कितना डिग्री पर लगेगा? 30 डिग्री पर लगेगा। क्योंकि ये बराबर, दोनों फोर्सेस क्या है? बराबर है। एफ ए बी और एफ ए सी बराबर है, इसलिए इसका जो परिणामी होगा, जो आपका रिजल्टेंट होगा, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। आप चाहे तो इस tan थीटा वाले फार्मूले से भी निकालेंगे तो वो कितना आएगा? tan अल्फा वाला अभी जो फार्मूला बताया हूं, अगर उससे भी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री ही आएगी। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया? एफ की वैल्यू कितनी होगी? ये इतनी हो जाएगी। अगर आप tan थीटा से, tan अल्फा से वो वैल्यू भी निकालना चाहते हैं तो आप दिखा दे रहे हैं निकाल कर आपको। tan अल्फा क्या कहता है बच्चों? tan अल्फा का जो फार्मूला होता है वो b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा होता है। अगर बी साइन थीटा, बी मतलब दूसरा वाला फोर्स, ये जब अगर इसको मान लेना तो ये दूसरा हो जाएगा। दूसरा वाला फोर्स कितना है? यही तो है के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर। अभी निकला गया था। एफ ए सी की वैल्यू है इंटू साइन थीटा। साइन टोटल एंगल कितना है? 60 डिग्री है साइन थीटा। बटे में कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पे देखा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं 1 ए की वैल्यू भी कितनी आई थी? पहले वाले फोर्स की जो वैल्यू आई थी एफ ए सी, यही तो पहला वाला फोर्स है। इधर वाला जो है एफ ए बी की वैल्यू कितनी आई है? के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन में दोनों सेम आया था ए स्क्वायर इंटू यहां पे क्या हो जाएगा? कॉस 60। अगर इससे निकाला जाए, इतना सब करने से बेहतर है कि आपको बिल्कुल बीचों बीच में होगा, दोनों फोर्स समान होंगे। तो आप ऐसा ही करेंगे, जब दोनों फोर्सेस समान होंगे तो जो रिजल्टेंट होगा दोनों के बीच में होगा। अगर कुल टोटल 60 एंगल दिया गया तो आप 30 पर उसका मान लें कि पहले से 30 डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट होगा। लेकिन ऐसा निकाल के भी देख लेते हैं 30 डिग्री आता है कि नहीं आता है। तो यहां के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2। और यहां के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कॉमन कर लो, के क्यू स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर कॉमन, यहां पे क्या बचेगा? 1। और ये cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? अभी बताया गया cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। अब के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कट जाएगा। यहां पे क्या बचेगा? √3/2। और यहां पे जब इसको जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसको 2 से 2 कट जाएगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा। तो यहां से ये tan अल्फा की वैल्यू लिखी जा रही है बच्चों। तो tan अल्फा इक्वल यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan अल्फा इक्वल 1/√3। और 1/√3 की वैल्यू किस में होती है? tan की किसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों। तो अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि इस पहले वाले से ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन यहीं पे क्या होता है? आपका सॉल्व होता है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए, कंसीडर 3 चार्जेज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। कंसीडर 3 चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q are placed at the vertices of a equilateral triangle of side L. What will be the force on charge capital Q placed at the centroid? कह रहा है बच्चों कि ये जो दूसरा क्वेश्चन आपका सोल्यूशन है, ये कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मान लीजिए कि ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और तीनों पे जो चार्ज रखे गए हैं क्यू 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 रखे गए। कहा जा रहा है इसके सेंट्रॉइड पर एक क्यू चार्ज रखा गया है। क्यू चार्ज रखा गया है। तो आप बताइए कि इस वाले चार्ज पर इन तीनों के वजह से कितना फोर्स लगेगा। बच्चों ऐसा कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो या तो इसके सेंट्रॉइड पे पूछ दे या तो कोई स्क्वायर दे दे और ये कहा जाए स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे सेम चार्जेज है और कोई बीच में इसके बिल्कुल सेंटर पे कोई क्यू चार्ज रखा गया तो इसके वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा। या कोई रेक्टेंगल दे दे,
या कोई रेक्टेंगल यूनिफॉर्म कोई फिगर दे दे, इस पे भी क्यू क्यू चार्ज रखा गया है, और कोई पूछ दे कि इसके सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा, या कोई हेक्सागन दे दे, रेगुलर हेक्सागन आपको दे दिया जाए, और इस पे सारे इसके साइड्स, इस पे कॉर्नर्स पे क्यू क्यू चार्ज रखा जाए, और आपसे पूछा जाए कि इसके सेंटर में कोई क्यू चार्ज रख दिया जाए तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो इन सबका एक ही आंसर होता है बच्चों, जीरो लगेगा। कितना लगेगा? जीरो लगेगा। जीरो कैसे इस पे लगेगा मैं निकाल कर दिखा रहा हूं, लेकिन इन सारे केसेस में जब समान चार्जेज हो कॉर्नर्स पे तो सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा? जीरो लगेगा। इस बात को आपको क्या रखना होगा? दिमाग में रखना होगा। आप उतना अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अभी मैं बता रहा हूं कि जीरो आएगा, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं कि कैसे जीरो आएगा। आप लोग डायरेक्ट दिमाग बनाए रखेंगे, कोई भी रेगुलर फिगर है और उसके कॉर्नर्स पे क्या है? सेम चार्जेज है, तो उसके सेंटर पे कोई चार्ज रख दिया जाए, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी, या कॉर्नर्स पे जब रखा जाए तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव भी रखा जाएगा, तो सेंटर पर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक नेगेटिव दो पॉजिटिव ऐसा रहेगा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, वैसे ही हर जगह जहां पॉजिटिव है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। सेंटर पर जो लगने वाला फोर्स होगा सेंटर पर कोई किसी चार्ज पर, वो कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। यहां पे कैसे जीरो होगा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों कि ये जो सेंट्रॉयड होता क्या है, जहां किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियन एक दूसरे को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, उससे हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि ऐसा पॉइंट जिसका तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, उसको भी हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड कहते हैं। तो तीनों वर्टिसेस से इसका डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या है? अगर इसको फॉर्मूला से निकाला जाएगा तो जो सेंट्रॉयड का डिस्टेंस होता है, मान लीजिए कि ये ओ पॉइंट है, तो जो, या अगर लिखा जाए तो ये ए ओ होगा, या बीओ होगा, या सीओ होगा। ये तो ये एओ बीओ सीओ क्या हो सकता है? एओ बराबर होगा बीओ के, इक्वल्स टू बराबर होता है ये सीओ के। मतलब कि इस वर्टिसेस से जो इसका डिस्टेंस होगा वही होगा, वही दूसरे वाले से, वही तीसरे वाले से। डिस्टेंस क्या होते हैं? सेम होते हैं। और निकाला जाता है तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका जो साइड होता है a/√3 आता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया जाएगा उसमें, या आप साइन थीटा लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स नहीं देखना है आपको, बस यही जानना है बच्चों ना कि ये यहां से ये सेंट्रॉयड का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो ये तो होता है, लेकिन ये तीनों सेम है तो आप इसको मान लेते हैं। इसी को आप क्या मान लीजिए? आर है। तो यहां से डिस्टेंस इसका क्या ले लीजिए? आर ले लीजिए, ये भी आर ले लीजिए, और इसको भी क्या कर लीजिए? आर ले लीजिए। अब आपको ये समझना है बच्चों कि ये क्यों चार्ज है, ये वाला जो छोटा वाला चार्ज, स्मॉल चार्ज है, वो इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो बच्चों अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, अगर दूसरा ये कोई दूसरा भी पॉजिटिव ही चार्ज है, अगर पूछा जाए ये वाला इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाया, तो रिपल्सर होता है, तो ये वाला इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ। और यही बात ये पूछ दिया जाए कि ये इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इधर लगाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए पर रखा जो चार्ज है वो इस सेंट्रॉयड पर रखे चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये तो O माना गया था, यहाँ पे इसको मान लीजिए कि O पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो ये Q वाला चार्ज जो होगा, मान लीजिए ये O पॉइंट है, तो ये Q वाला जो चार्ज होगा वो किधर की तरफ इस पे फोर्स लगाएगा? नीचे की तरफ। और ये इसको जो फोर्स है, मान लीजिए कि ये क्या है? FA है, ठीक है ना। वैसे ये B पर रखा जो चार्ज है वो इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? तो वो इधर की तरफ कुछ लगाएगा, ये FB हो जाएगा। इधर की तरफ जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा? FB हो जाएगा। और ये जो C पर रखा चार्ज है वो इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? वो इस क्या हो जाएगा? FC इधर की तरफ लगेगा। अब बच्चों ये FA, FB, FC का टोटल वैल्यू कितना होगा, इसी को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो हम इसको थोड़ा सा वहां से हटाकर यहां पर लेकर चले आ रहा है। FA नीचे की तरफ ऐसा लग रहा है बच्चों कुछ, ये FA है, ये FB है, और ये क्या है? FC लग रहा है। यही कंडीशन है यहाँ पे O पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या करें कि इन दो का रिजल्टेंट निकालना है। मान लीजिए कि इसका और इसका रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट और उस रिजल्टेंट को इसके साथ क्या कर दे? जोड़ दे। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो बच्चों हमें जानना होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर इन दोनों, पहले इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इनके बीच का एंगल कितना है, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इनके बीच का एंगल कितना है, ये पहले आपको जानना होगा, तभी तो इन दोनों का आप मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। तो चलिए बच्चों अब मैग्नीट्यूड क्या कितना होगा इसको निकालते हैं। सबसे पहले FC कितना होगा,
एफ बी कितना होगा, एफ बी निकाल रहे हैं तो एफ बी कैसे निकलेगा, हमें बी पर रखा चार्ज पता होना चाहिए, ओ पर रखा चार्ज पता होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो एफ बी निकालेंगे बच्चों तो आप क्या हो जाएगा फॉर्मूला के, Q1 कितना है स्मॉल क्यू, Q2 कितना है कैपिटल क्यू, और बटे में डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, आपने निकाल लिया इसको। एफ सी कितना है इसको भी निकाल लेंगे, के इक्वल के क्यू कितना, एफ सी यहाँ पे क्यू है यहाँ पे कैपिटल क्यू है, सेम आएगा के इंटू कैपिटल क्यू बटे में आर स्क्वायर, दोनों बराबर है। अभी बताया गया कि दोनों फोर्सेस बराबर है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल इन दोनों के क्या होता है बीचों बीच में होता है इसके ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए कि इन दोनों एफ बी और सी का जो रिजल्टेंट होगा वो एफ आर है। एफ आर को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अभी फार्मूला बताया गया था कि अंडर रूट, दोनों बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो एफ के ही बराबर हो जाएंगे। आप इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, मान लो कि ये दोनों बराबर, अब ये दोनों बराबर आए हैं तो एफ सी इक्वल टू के क्यू क्यू अपन में आर स्क्वायर, ये भी वही है तो ये एफ बी के बराबर है। और इन दोनों को एफ बी और एफ सी को कोई मान लीजिए कि ये दोनों एफ के बराबर है तो आप ये लिख दीजिए एफ बी के स्थान पर भी क्या लिखेंगे एफ स्क्वायर प्लस एफ सी के स्थान पर भी इसी एफ को लिख दीजिए एफ स्क्वायर प्लस 2f, एफ बी एफ सी लिखेंगे तो एफ बी एफ सी दोनों एफ है तो 2f स्क्वायर और दोनों के बीच का कॉस। अब देखिए एफ बी और एफ सी ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, एक पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बनता है 360 बच्चों, और इसको 3 बराबर भागों में क्या करना है बांटना है, एक ये बराबर, ये अगर ये एंगल बराबर है तो इससे जो ये बन रहे हैं ये भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये कितना का हो जाएगा 120 का ये हो जाएगा, 120 का ये हो जाएगा, 120 का देखिए 360 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 120 है तो यहाँ पे cos 120 रखा जाएगा तो एफ आर कितना हो जाएगा बच्चों, आप यहां से आप देखें तो एफ आर मतलब कि आप देख लीजिए ये 2f स्क्वायर पहले, हाँ 2f स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस में 2f स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू आप लोग सबको पता है -1/2 होती है तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2f स्क्वायर माइनस में 1f स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा, दो में से एक f स्क्वायर कटेगा तो क्या होगा f स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों f, और f की वैल्यू कितनी है यही तो है f की वैल्यू के क्यू कैपिटल Q और अपान में आर स्क्वायर। अब चलिए ये जो f की वैल्यू है यही तो एफ आर हो गया तो एफ आर की वैल्यू ऊपर की तरफ कितना है देखिए तो इधर की तरफ कितना है एफ आर की वैल्यू, यही तो है एफ आर की वैल्यू के क्यू कैपिटल Q अपान में आर स्क्वायर, और एफ ए की वैल्यू कितनी है एफ ए भी निकाला जाएगा तो यही होगा, देखिए निकाल लीजिए एफ ए की वैल्यू, अगर एफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये के लिखेंगे, पहला चार्ज कितना है क्यू है और दूसरा चार्ज यहाँ पे सेंटर पे कितना है क्यू है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर ही है बच्चों तो इसका आर का स्क्वायर, तो जितना ये एफ आर ऊपर लग रहा है के क्यू कैपिटल क्यू अपान में आर स्क्वायर उतना ये नीचे लग रहा है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई एक ये बॉल है आप 2 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं और 2 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हैं तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, जितना इधर लगा रहे हैं उतना इधर लगाए तो ये दोनों जीरो हो जाएगा ना। तो इसी तरह से अगर ऊपर एफ आर भी कितना है के क्यू कैपिटल क्यू अपान आर स्क्वायर है और नीचे के क्यू कैपिटल क्यू अपान आर स्क्वायर है तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और इस पे रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा एफ इक्विवेलेंट, अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा एफ ए माइनस एफ आर और दोनों की वैल्यू क्या है सेम है के क्यू कैपिटल क्यू अपान में ए स्क्वायर माइनस ये भी कितना हो जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू अपान में ए स्क्वायर, इससे ये कटेगा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड पर इन तीनों चार्जेस से लगने वाला फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। तो हमने दूसरे क्वेश्चन को भी ऐसे कर लिया, आप ऐसे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पॉज करके इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, इसको हम देखते हैं बच्चों। ये थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, इन गिवन फिगर फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q एट बी, जो ये चार्ज बी पर है Q, इस पे फोर्स फाइंड करना है बाय अदर 3 चार्जेज। ये यहाँ 2Q चार्ज है, यहाँ Q चार्ज है, यहाँ 2Q चार्ज है, इन तीनों चार्जेज की वजह से इस चार्ज पे हमें क्या फाइंड करना है बच्चों फोर्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इसको बना ले, इस जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे इसको बना लिया जाए। ये एक स्क्वायर है बच्चों
और स्क्वायर के सारे साइड्स दिए गए हैं। ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। यहाँ पे जो चार्ज है 2q कूलम का है, यहाँ 2q चार्ज है, यहाँ पे q चार्ज है, और यहाँ पे जो चार्ज है बच्चों वो भी q है। ये पॉइंट ए है, ये कॉर्नर बी, ये सी और ये डी। क्या कहा जा रहा है कि इस पे आपको फोर्स निकालना है बाकी के तीनों चार्जेस की वजह से। तो बच्चों देखिए सारे चार्जेस क्या है, सेम है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है बच्चों, रिपल्सन होता है। ये वाला जो चार्ज होगा इस पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला इसको रिपल करेगा, तो ये वाला इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। और इसको नाम देना है बच्चों, तो ये बी पे चार्ज है, तो फोर्स ऑन बी बाई ए। किसके द्वारा, ए पे जो रखा चार्ज है इसको ये नाम दिया जा सकता है। इसको इधर नीचे की तरफ कौन सा नेम दे दे, इस सी पे जो रखा चार्ज है उस पे बी पे जो रखे चार्ज पे लगे फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन बी बाई सी। और ये जो होगा बच्चों बिल्कुल इसके डायगोनल के डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। तो इसको कौन सा नाम दे दिया जाएगा, इस वाले को फोर्स ऑन बी और बाई डी। बच्चों अगर आप देखें तो यहां 2q चार्ज है, यहां पे q चार्ज है, यहां पे 2q चार्ज है, यहां पे q चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस कितना है, a ही है। तो जो सिस्टम ये बन रहा है वही सिस्टम ये बन रहा है। तो जितना फोर्स ये वाला चार्ज इधर की तरफ लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज नीचे की तरफ लगाएगा। यानी कि FBA जितना होगा उतना ही FBC आएगा। पहले देख लेते हैं कि बराबर आता है कि नहीं आता है। तो बच्चों पहले निकालता है FBA। तो FBA निकालेंगे यहां से, तो चलिए हम निकालते हैं FBA। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला बच्चों, K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। तो K तो रहेगा ही, K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब K Q1 फर्स्ट चार्ज कितना है 2Q, सेकेंड चार्ज कितना है बच्चों Q, और अपान में कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है A स्क्वायर। तो FBA की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी 2K Q स्क्वायर अपान में A स्क्वायर। ठीक है, अब हम किसको निकाल रहे हैं, FBC की वैल्यू निकाल दिया जाए ये इस वाले फोर्स का। तो वैसे ही निकाला जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा FBC इक्वल्स टू 2। ऐसे ही निकालेंगे तो आप K लगाएंगे, K Q1 यहां पे कितना है 2Q और Q2 कितना है Q, और अपान में दोनों के बीच का डिस्टेंस A है तो A स्क्वायर। तो यहां पे FBC भी कितना हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई किया गया 2KQ स्क्वायर अपान में A स्क्वायर। अब देखिए हमने इसका वैल्यू निकाल लिया और इसका वैल्यू निकाल लिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट FBA और FBC का रिजल्टेंट निकाला जाएगा। दोनों समान है बच्चों, दोनों इक्वल है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अभी इसके पिछले वाले उसमें बताया हूं मैं, क्वेश्चन में बताया हूं कि बिल्कुल ये जो डायगोनल होगा ना, ये आप जानते हैं सब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ये डायगोनल इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 होगा और ये भी कितना होगा 45 होगा। अगर दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट किधर की तरफ काम करता है, बिल्कुल बीचों बीच में 45 डिग्री के एंगल पर ही ये क्या करेगा, काम करेगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस फोर्स का और इस फोर्स का, वो मान लो कि FR है, ये भी तो इधर की तरफ ही काम करेगा, इस FBD की तरफ ही काम करेगा। तो हमें अब क्या करना है, इन दोनों की सहायता से FR निकाल लेना है और FBD भी निकाल लेना है। तो अब FR और FBD निकालना है, तो सबसे पहले हम FBD निकाल दें। सबसे पहले मैं आपसे, ये 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है बच्चों, सबसे पहले हम कहें ये चार्ज तो पता है और इस पे भी जो चार्ज क्यों रखा गया वो हमें पता है, लेकिन यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा इसका भी तो पता लगाना पड़ेगा। तो ये भी A है, ये भी A है, यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगर स्क्वायर है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे बच्चों, तो मान लीजिए कि ये भी जितना भी डिस्टेंस अभी हमें नहीं पता है, x मान लीजिए, तो अगर यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस, अगर इसको बेस मानते हैं तो A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2A। कभी भी जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, वो उसका जो भी साइड है उसके √2 टाइम्स अधिक होता है। तो यहां से आप याद कर लीजिएगा कि ये √2 टाइम्स अधिक होगा। तो यहां से ये डिस्टेंस भी हमने पता कर लिया और ये दोनों चार्जेज भी पता है। तो वेरी इजी तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि FBD कितना होगा। FBD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K, चार्ज Q1 कितना है Q, Q2 भी कितना है Q, और बीच में डिस्टेंस इसका कितना है बच्चों √2A है, और इसका स्क्वायर करना है। अगर मान लो कि ये x, ये डिस्टेंस x माने थे आप यहां से यहां तक का, तो ये x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आई है, कितनी आई है x स्क्वायर की वैल्यू 2A स्क्वायर। यहां पर अगर केवल x रखना होता,
यक्स रखना होता तो रूट टू ए रखते, लेकिन यक्स स्क्वायर रखना है तो यक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 2a²। दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर रखना है, तो मतलब कि अगर मान लीजिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a² हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1/2, 1/2 बाहर हो जाएगा k² बटे में a²। ये इतना आपका ये वैल्यू आया। अब इसको मिटा दें, वैल्यू निकल चुका है। तो अब बच्चों यहां पे एफ बी डी तो निकल गया, इसका यूज करना है एफ बी डी आप रहने दीजिए, एफ बी डी की वैल्यू यहां पर निकल गई। अब आपको ये क्या निकालना है एफ आर निकालना है। तो एफ आर आप जानते हैं कि दो वेक्टरों का ये पैरेललोग्राम रूल्स अगर आप एफ आर निकालेंगे तो एफ आर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड का अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। तो इसमें पहला वेक्टर कौन है, ये है एफ बी ए का स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। तो एफ बी ए का स्क्वायर, एफ बी ए की वैल्यू कितनी आई है जितना एफ बी सी की आई है, तो एफ बी ए की वैल्यू कितनी आई है यहीं पर देखिए एफ बी ए की वैल्यू 2kq स्क्वायर अपॉन में a² का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ये तो इसका हो गया। और दूसरे वाले वेक्टर का इसका वैल्यू भी या बीसी की वैल्यू भी वही आई है 2kq स्क्वायर अपॉन में a² का होल स्क्वायर प्लस 2। अब बच्चों देखिए 2f bA f bc पहले लिख देते हैं, अभी ये वाला टर्म जीरो हो जाने वाला है, एफ बी एफ बी सी हम क्यों उतना लिखे इंटू cos 90। यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल अगर देखा जाए इस वाले वेक्टर और इस नीचे वाले वेक्टर के बीच में देखे तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री की, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री का 45 कितना 90, 45 कितना 90, तो ये टोटल एंगल 90 है। तो एफ बी ए मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल टोटल कितना बनेगा 90। तो यहाँ cos यही तो लिखा जाता है, cos 90 लिखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा ये टर्म ही 0 हो जाएगा। तो अगर एफ आर की वैल्यू यहां से लिखी जाए बच्चों, अगर एफ आर की वैल्यू यहां से लिखी जाए तो एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से एफ आर की वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो यहां से एफ आर की वैल्यू जितना ये है उतना ही है। तो कितनी बार 2 बार रूट में 2 बार 2 इंटू 2kq स्क्वायर kq स्क्वायर अपॉन में a² ये हो जाएगा। अगर इसको लिखा जाएगा, इसका तो होल स्क्वायर है, ये सबका होल स्क्वायर है तो 2 बार यह तो लिख दिया, तो ये रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। और क्या आएगा, ये जो इसका स्क्वायर है अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में अगर मान लीजिए कहीं कुछ ऐसा लिखा गया अंडर रूट में 2 स्क्वायर तो ये 2 हो जाता है। वैसे इसका जो स्क्वायर है एक बार में ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 2kq स्क्वायर अपॉन में a²। ये एफ आर की वैल्यू आई और इसी के डायरेक्शन में एफ बी डी की वैल्यू ये आई है बच्चों, देखिए उसी के डायरेक्शन में एफ बी डी की वैल्यू ये आई है। अब आप टोटल लिखे एफ टोटल, मतलब इधर की तरफ एफ टोटल कितना हो जाएगा, अगर ये आपसे पूछा जाए कोई तो एफ टोटल क्या होता है बच्चों। अगर मान लीजिए कोई एक बॉडी है, आप इधर की तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और मैं इधर की तरफ ही 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, 2-3, तो इस टोटल फोर्स क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाता है एक डायरेक्शन में फोर्स लगे तो। और अलग अलग डायरेक्शन में लगे तो अगर मान लीजिए ये बॉडी होता, अगर एक कोई इधर लगा रहा होता तो आप 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, मैं इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा 1 न्यूटन का, किधर की तरफ इधर की तरफ। तो इस केस में अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो हम क्या कर देते 3 में से 2 को घटा देते, तो 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर की तरफ इधर की तरफ। तो आपको यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड करना पड़ेगा, एफ टोटल कितना हो जाएगा एफ आर प्लस में एफ बी डी। देखिए एफ आर प्लस एफ बी डी, तो यहां पे आप इसको लिखेंगे तो एफ आर की वैल्यू कितनी आई, एफ आर की वैल्यू आप देख सकते हैं √2 और ये कितना हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एफ आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2√2kq स्क्वायर अपॉन में a²। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं 2√2kq स्क्वायर अपॉन में a² प्लस में एफ बी डी का स्क्वायर कितना है हाफ kq स्क्वायर अपॉन में a²। देखिए हाफ kq स्क्वायर अपॉन में a², कॉमन कर लीजिए kq स्क्वायर अपॉन a²। तो अब कॉमन कर लेंगे यहाँ पे kq स्क्वायर अपॉन में a², तो क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों, अगर यहाँ देखिए यहाँ पे 2√2 और प्लस में 1/2, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए kq स्क्वायर अपॉन में a², ये आपने कॉमन किया था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप जोड़ दीजिए, तो ये 4√2 + 1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2kq स्क्वायर अपॉन में
ए स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस थर्ड और इस चार्ज पे इन तीनों चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, उतना फोर्स लग जाएगा। ये थोड़ा लंबा है, मैं आपको समझाने के लिए बच्चों एक एक स्टेप कर रहा हूं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आसानी से समझ जाएंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है, आप इसको समझ सकते हैं। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं फिगर बेस पे, अब बहुत आसानी से आप उसको कर सकते हैं। आपके बुक में जो कुछ भी दिया गया है ट्राई कीजिए, ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला हम जब लास्ट क्वेश्चन इस देखते हैं इस स्लाइड का। चलिए बच्चों, अब ये फोर्थ क्वेश्चन यहां पे हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इफ टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर्स आर चार्ज इक्वली, कह रहा है कि दो मेटेलिक स्फेयर है, आइडेंटिकल है, एक ये है एक ये है, दोनों को इक्वली चार्ज किया गया है क्यू क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, आर डिस्टेंस पे दोनों रखे गए हैं बच्चों। If two identical metallic spheres are charged equally q placed at a distance of r and a third charge, कह रहा है कि a third identical metallic sphere, कह रहा है कि एक थर्ड आइडेंटिक मेटेलिक स्फेयर है, इस ये अनचार्ज है। थर्ड मेटेलिक स्फेयर अनचार्ज, आइडेंटिकल अनचार्ज यहां पे रहेगा, छूट गया था, अनचार्ज मेटेलिक स्फेयर इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट ऑफ फर्स्ट, कह रहा है कि थर्ड एक इसी के जैसा है, जैसा ये है, जितना इसका रेडियस है उतना ही इसका भी रेडियस है, जितना इसका रेडियस है उतना ही इसका रेडियस है, जिस मटेरियल का ये बना है उसी का ये बना हुआ है, आइडेंटिकल है। तो कहा जा रहा है पहले इसको इससे टच कराया जा रहा है, पहले वाले से टच कराया जा रहा है, ठीक है, फिर इससे हटाकर इससे टच कराया जा रहा है और इसको हटाकर कहीं अलग कर दिया जा रहा है। तब बताइए इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। तो पहले बच्चों हम इन दोनों के बीच में पहले फोर्स निकाल दे रहे हैं और उसके बाद देखेंगे टच कराने के बाद कितना फोर्स आ रहा है, दोनों में रिलेशन क्या होगा, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में एफ फोर्स लग रहा है, तो एफ फोर्स कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, के, दो चार्ज Q1 Q2, तो दोनों Q है, Q इंटू Q अपान में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, तो के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के Q स्क्वायर अपान में R स्क्वायर, ये F की वैल्यू अब इस समय लगा। अब कहा जा रहा है कि दोनों से टच करा दिया जाए। दूसरा केस क्या है, एक थर्ड स्फीयर को इसको इससे टच कराया जाएगा। मान लो कि इसको हमने इससे टच कराया, तो बताइए ये इस पे चार्ज है, इस पे कोई जीरो चार्ज है, तो आपको क्या बताया गया था बच्चों कि अगर इक्विलिब्रियम में जो चार्ज होता है वो किसके किसके बराबर हो जाता है, Q1 प्लस Q2 बाई 2 के। अगर इस पे 100 कूलम का चार्ज होता है, इस पे जीरो होता, तो ये क्या हो जाता, 100 प्लस 0 बाई 2, यानी कि दोनों पर चार्ज 100 बाई 2 हो जाता है, यानी कि 50। इस पे भी 50 आ जाता है, इस पे भी 50 आ जाता, कब, जब दोनों आइडेंटिकल हो। तो यहां पे ये Q है और इस पे जीरो है, तो अब ये हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिख लो इसको, Q प्लस 0 बाई 2, यानी कि दोनों पर चार्ज कितना आ जाएगा, Q बाई 2, Q इक्विवेलेंट, दोनों पर चार्ज कितना है, Q बाई 2, इस पे भी Q बाई 2। तो अब इस पे चार्ज, पहले वाले पर गोले पे कितना चार्ज हो गया बच्चों, Q बाई 2, यहां पे उसको रख लीजिए। अब इस पे चार्ज कितना हो गया, Q बाई 2। अब कह रहा है कि इसको फिर यहां से हटाकर इस Q बाई 2 वाला, इस पर चार्ज दूसरे वाले पर चार्ज पे कितना हो गया, Q बाई 2। अब इससे टच कराया जा रहा है, तब बताइए अब फिर से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कोई चेंज नहीं किया जाएगा, उसके बाद से इसको अब लाकर यहां पर रख दिया जाए उतना ही दूरी पे, R ही दूरी पे। तो अब देखते हैं कि इन दोनों के में चार्ज ट्रांसफर कितना होता है और उसके बाद से इन दोनों पे चार्ज कितना आता है। तो इस फार्मूले का यूज किया जाएगा बच्चों, तो वहां पर क्या हो जाएगा, Q इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो वहां पर लिखा जाएगा, तो यहां पर Q1 कितना हो जाएगा, Q प्लस इस पे कितना है, Q बाई 2 और बटे में 2, अगर इसको जोड़ा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3Q बाई 2 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, 3Q बाई 4। मतलब दोनों पे कितना आएगा, इस पे भी अब 3Q बाई 4 हो जाएगा और इस पे भी कितना हो जाएगा, 3Q बाई 4 हो जाएगा। टच कराने के बाद दोनों में चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। तो अब इस पे चार्ज कितना हो गया, 3Q बाई 4, और दोनों को इतना ही डिस्टेंस पे, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं की गई बच्चों, तो उतना ही रखा जाएगा। अब कह रहा है कि जो इस पे अगर यह फोर्स लग रहा है तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो निकाल लेते हैं बच्चों इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2, Q1 कितना है, Q बाई 2, Q2 कितना है, 3Q बाई 2 अपान में R स्क्वायर। इसको अगर लिखा जाएगा
तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अलग कर लीजिए। तो 3/4 है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे कितना है 3/4, 2 नहीं है 4 है। तो 3 ऊपर होगा अपॉन में 8 और आगे क्या लिखा जाएगा k, 2 बार q है तो q² अपॉन में r²। अब देखिए ये किसके बराबर है, k q² अपॉन r² किसके बराबर है, पहले जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है उसके। तो अब जो ये न्यू फोर्स होगा इसको f डैश मान लेते हैं। तो f डैश की जो वैल्यू आई वो इतनी आई, तो f डैश कितना हो जाएगा, पहले वाले से k कितना हो जाएगा, पहले वाले से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा उसका 3/8 पार्ट ही रहेगा, 3/8 पार्ट ऑफ F। मतलब पहले इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था, अब जब ये टच करा देने के बाद दोनों पे चार्जेस की वैल्यू कम हो जा रही है, इसलिए फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो F डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3/8 F ही रहेगा। कभी कभी पूछ देता है कि पहले वाले केस में अगर F फोर्स लग रहा है और दूसरे वाले केस में F डैश लग रहा है, तो बताइए कि F डैश अपॉन F का रेशियो, दोनों फोर्सेस का रेशियो कितना हो जाएगा। तो बहुत आसानी से यही से आप कर सकते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे तो F डैश अपॉन F हो जाएगा, तो 3/8। तो दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, F डैश इज टू F कितना हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। तो हम ऐसे, ये कई बार इसको नीट में पूछा गया है बच्चों, इस सवाल को ऐसे करके, कभी ऐसे करके, कभी ऐसे करके ऑप्शन देके आपको पूछा गया है। तो इसलिए मैंने इसको यहां पे रखा और आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। उसमें यह भी बताया गया था कि ये तो आइडेंटिकल स्फीयर है, वहां पे यह भी बताया गया था कि अगर आइडेंटिकल स्फीयर नहीं हो तब ये दोनों पे चार्ज कितना हो जाता है। तो आप, मेरा दूसरा लेक्चर है वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से चार्जेस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वहां पे बताया गया था। उस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया गया है। तो इस तरह से ये चौथे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण लग रहा है, अगर लगता है कि नहीं क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, बाय बाय।